फिलहाल अभी मैं अगला सवाल यही था कि बिग बॉस से क्या आपको भी ऑफर आया था? बहुत कंट्रोवर्शियल ये रहा है शो और रियलिटी शो। तो बिग बॉस से मुझे आया था 2 साल पहले। अच्छा। अमिताभ बच्चन जी फ़ोन करते थे वॉइस में, तो हम लोग दौड़ के आईसीयू में राजू जी के कान में फ़ोन लगाते थे तो वो बोलते थे। अच्छा हाँ, उनका जो प्रसिद्धि थी राजू जी की वो इतनी ज़बरदस्त पॉपुलर थी, वो हम लोग को इस बार मालूम पड़ा। हम लोग उनको घर की मुर्गी दाल बराबर समझते थे, लेकिन जब उनका मोबाइल ऊपर रखो और अपना मोबाइल नीचे रखता था मैं, उनका फ़ोन साइलेंट था, तो देखा कि उसमें 12,000 मिस कॉल हैं। हमारे में 9,500 मिस कॉल हमारे में पड़े हैं। अगर वो धर्मेंद्र जी एक्टर बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ धर्मेंद्र जी, तो लालू जी का फ़ोन आ रहा है, लालू जी से मैं बात कर रहा हूँ तो किसी और का फ़ोन आ रहा है, तो वो मिस कॉल बनते रहते थे। अच्छा, ऑफर ठुकराने से याद आया, अभी मैं केबीसी में गया। अच्छा। केबीसी में 5 करोड़ रुपए का सवाल अमिताभ बच्चन ने पूछा कि आप बताइए कि 5 करोड़ का सवाल है, आप बताइए हिंदुस्तान की सबसे खतरनाक महिला कौन है? साहब मैंने 5 करोड़ रुपए ठुकरा दिए पर नाम तक नहीं बताया। कि स्ट्रगल के टाइम में सुनील पाल जी पाल जी काफी आज के वर्तमान कलाकारों को रोस्ट करते रहते हैं। सुनील पाल को मैं जानता हूँ 97 से। और उसका बैकग्राउंड भी मालूम है, हमें सारे कॉमेडियन का बैकग्राउंड मालूम है, क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ 35-40 कॉमेडियन की हिस्ट्री है जी। कौन सा कॉमेडियन किस गांव में रहता है, किस शहर में रहता है, कहाँ काम कर रहा है, आज वो कहाँ है, सब मेरे दिमाग में है। नमस्कार, मैं हूँ विवेक चौधरी। हैरान है कुछ लोग मेरी इस कामयाबी को देखकर, मगर किसी ने मेरे पैर के छालों को नहीं देखा। इसी लाइन को चरितार्थ करने आज मुंबई से पधारे हैं लखनऊ हमारे स्टूडियो श्री ग्रेट कॉमेडियन एक्टर दीपू श्रीवास्तव जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। पहले तो मैं आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा कि आप लखनऊ आए हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, और अपने दर्शकों को आज लखनऊ आने का पहले उद्देश्य और थोड़ा सा एक लाफ्टर का सिग्नेचर वर्ड्स के साथ आप यूज़ करें तो बड़ा अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो हमारे प्यारे प्यारे दर्शक, सभी सुनने वाले, सभी देखने वाले, हमारे भैया भाभी, चाचा चाची, बुआ फूफा, अम्मा काकी को दीपू श्रीवास्तव का सप्रेम नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं आज लखनऊ में हूँ, आपके स्टूडियो में हूँ, और हम लोग तो कानपुर से हैं, पूरी जनता जानती है, दुनिया जानती है, बट मैं 25 साल से रह रहा हूँ मुंबई में। तो एक कार्यक्रम के लिए आया था कल लखनऊ, और आज आपके स्टूडियो में हूँ, अपने दर्शकों के सामने हूँ। और हाँ, डॉक्टर कहते हैं कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, लेकिन मैंने इस लाइन को चेंज कर दिया। मैंने बोला इस पुरानी लाइन हो गई है, मेरी नई लाइन है, सबसे पहले लाफ्टर, बाकी सब आफ्टर। किसी को खुलकर या खिलखिलाकर हंसाना, इससे बड़ी इबादत नहीं, किसी का दिल दुखाना, ये मेरी आदत नहीं। तो इसी बातों को मैं दिमाग में रखता हूँ, ध्यान में रखता हूँ, और अपनी कला को देश विदेश में प्रदर्शन कर रहा हूँ 25 सालों से। और आपको जो पूछना है विवेक जी, मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। आप सबसे पहले तो आप इस देश के सबसे बड़े ग्रेट कॉमेडी एक्टर स्वर्गीय श्री राजू श्रीवास्तव जी के प्यारे छोटे भाई हैं, और देश विदेश के साथ ही यूपी बिहार में आपकी लोकप्रियता, राजू जी के बाद आपकी भी लोकप्रियता उतनी ही मानी जा रही है, और हमारे आप प्रदेश के कानपुर के निवासी हैं। सबसे पहले तो मैं शुरू से शुरुआत करना चाहूँगा कि आपने कानपुर से कैसे आप निकले, आपके बड़े भाई कैसे निकले, और ये वंशावली कैसे स्टार्ट किया आपने हास्य कलाकार की तरफ, तो ये थोड़ा सा आप बताएं। अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि हम 6 भाई हैं और 1 बहन। आप तो सभी जानते हैं कि राजू जी नहीं है, तो 5 भाई 1 बहन अभी भी हैं। और हमारे पिताजी हास्य कवि रहे हैं, पूरे यूपी में वो कविताएँ करते थे, और कलेक्ट्रेट में जॉब करते थे, रिटायर्ड थे, लेकिन वो पूरे उत्तर प्रदेश में हास्य कविताएं वो करते थे। तो जाहिर सी बात है कि राजू जी के अंदर भी उनका जन्म आया, मेरे अंदर भी आया, कला परिवार से ही निकली है। तो मैं अपने बड़े भाई राजू जी को देखकर मैं आज से 25 साल पहले कानपुर से पहुंच गया मुंबई। राजू भैया से आशीर्वाद लिया, उनके संघर्ष को देखा, सुना, समझा, जाना, फिर मैंने भी बहुत मेहनत किया। आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ 25 साल के बाद। तो मैंने बहुत सारे ढेरों प्रोग्राम किए, टीवी शो किए, रियलिटी शो किए, लाफ्टर चैलेंज किया, कॉमेडी सर्कस किया, बहुत सारे प्रोग्राम किए। और जाहिर सी बात है, जब हमारे घर में ही गुरु रहे हैं, राजू जी हमारे आदर्श रहे हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। और उन्हीं की तरह मैं भी कुछ ना कुछ बातों बातों से हंसी निकालता हूँ, और अपनी दुकान चल रही है, और मामला कारोबार आगे बढ़ रहा है। स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव जी का इसी मंथ में दूसरी पुण्यतिथि थी,
और पूरे देश चूँकि उनको बहुत याद करता है। और इस पुण्यतिथि के ऊपर अगर हम लोग चर्चा करें तो अभी राजू श्रीवास्तव जी के सानिध्य से जो प्राप्त आपने कला प्राप्त की है उसको कहाँ तक आप लेके गए हैं और क्या क्या योगदान हास्य के द्वारा पहुँचाइए? अभी जैसे मैं जब निकला कानपुर से मुंबई 99 में, मेरे ख्याल से 98-99 में गया था मुंबई रहने के लिए, तो संघर्ष करते करते, संघर्ष सबको करना होता है, संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है, उसी से हम दुनिया को समझ सकते हैं। हमने बहुत छोटे छोटे कार्यक्रम किए, 100 रुपए में, 200 रुपए में कार्यक्रम किए, स्टेज शो। फिर एक प्रोग्राम आता था डीडी मेट्रो पे, DD2 पे आता था धमाल नंबर 1, जी जी, दोपहर को 1:30 बजे आता था। ये बात है सन 2002 की जी। तो उस पर मिला मुझे एपिसोड करने के लिए। मैं उसमें खड़े होकर जोक सुनाता था, फिर गाने दिखाते थे, फिर जोक सुनाता था, फिर गाने दिखाते थे। अच्छी बात ये रही कि उस प्रोग्राम को देख के हमारी शादी तय हो गई रायबरेली शहर में, और दोपहर को ये प्रोग्राम आ रहा था। हमारे ससुराल वालों ने देखा कि एक लड़का श्रीवास्तव है, ये डीडी मेट्रो में खड़ा होकर हंसा रहा है, तो पता नहीं कैसे रिश्ता हमारे घर आ गया। और मजाक मजाक में हम 22 साल पहले बारात ले गए और हमारा ससुराल हो गया रायबरेली। उसके बाद फिर कारवां चलता रहा सीरियल का। फिर ढाबा जंक्शन आया सब टीवी पे, जसपाल भट्टी जी का। हाँ, फिर और 3-4 सीरियल करते रहे। फिर जब 2005 आया, सन 2005, उसने लाइफ चेंज की सबकी। पहला लाफ्टर चैलेंज, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज 2005 में आया। तो मैं ऐसे नॉर्मली पीछे सुनील पाल को बैठा के बाइक से और पहुंच गया ऑडिशन देने वहाँ मुंबई कि अब उसमें फिर हो भी गया, मैं टॉप 10 में भी आ गया। फिर देश और दुनिया का टूर शुरू हो गया। तो टचवुड में 2005 में पहली बार ही मैंने दुबई की यात्रा की, उस लाफ्टर चैलेंज को टीवी पे आने के बाद वो दौर शुरू हुआ। और आज मैं मजाक में मैंने 13-14 देश की यात्रा कर लिया। और करीब 2000 लाइव शो हमारे हो चुके हैं, 1800 से 2000 लाइव प्रोग्राम भी हो गए। और हमारे दर्शक 100-150 वीडियोस हमारे यूट्यूब पर देख सकते हैं। और कारवां निकल रहा है। हम दोनों भाइयों ने ठेका लिया था खून बढ़ाने का, हंसाकर खून बढ़ाने का ठेका लिया था, दुनिया को हंसाने का। राजू भैया हमें बीच में छोड़ के चले गए, लेकिन उनकी लेगेसी को, उनकी इस प्रथा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। दर्शकों का प्यार मिल रहा है। जैसा कि 2005 में आपने ये कारवां स्टार्ट किया और 2009 में आई थिंक आपकी पहली फिल्म आई थी। और उसके बाद 2010 में आई थी बैक टू बैक आपने लगभग फिर चलता रहा। फिर 2000 मेरे ख्याल से 2009 में आई थी मेरी पड़ोसन। उसमें संजय मिश्रा और 2-3 लोग थे, 4 दोस्तों की कहानी थी, मैं पूरी फिल्म में था। उसके बाद एक आई फिर सुभाष घई प्रोडक्शन की आई थी हेलो डार्लिंग। और उसके बाद फिर आई ये वोडका डायरी, जो हमारा घर में ही होम प्रोडक्शन है, उनकी फिल्म थी हमारे घर की, के मेनन जी के साथ वोडका डायरी आई। फिर मेरी पड़ोसन वोडका डायरी अभी हाल ही में आई थी, 2 पल प्यार के जी। ये पार्थो घोष जी डायरेक्टर थे। तो फिल्मों का चलता रहा। फिर वेब सीरीज आने लगी बीच में। फिर एक बीच में आई थी श्रेयस तलपड़े के, हाँ, स्पीड डायल थी, वो शॉर्ट फिल्म थी, वो भी बहुत अच्छी रही। अभी मैं कुछ अपने दर्शकों को बता दूं आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में जी। अभी आप मुझे बहुत जल्दी देखेंगे 2-3 महीने के अंदर प्राइम अमेज़ॉन में रेत माफिया वेब सीरीज है। वो 7 एपिसोड की कहानी है और मैं पूरी फिल्म में मैं विलन बना हूँ, लेडीज विलन बने। फर्स्ट टाइम मैं लेडीज विलन बना हूँ, मेरे इर्द गिर्द पूरी स्टोरी घूमती है। तो रेत माफिया बहुत जल्द देखेंगे आप प्राइम अमेज़ॉन में। उसी के 1 महीने 2 महीने बाद यानी नए साल में आ जाएगी एक जंगल गर्ल मूवी है, वो भी अमेज़ॉन में आएगी। और अभी हाल ही में मैंने पिछले हफ्ते एक फिल्म की शूटिंग की। फिल्म का टाइटल बहुत अच्छा लगा। फिल्म का टाइटल था चवन्नी, राजस्थान में। हाँ, अभी पिछले हफ्ते राजस्थान में शूट कर रहा था। चवन्नी मतलब 25 पैसा। तो पूरी स्टोरी फिल्म की 25 पैसे के ऊपर घूमती रहती है, कंजूस आदमी की। जैसा कि आपने बताया कि वोडका डायरी में आई थिंक इसको डायरेक्ट किया आपके खुद के भतीजे ने। तो क्या पूरा परिवार फिल्म इंडस्ट्री से ही है? राइटर, डायरेक्टर, लाफ्टर, क्या तो एक्टर। तो इस पे भी थोड़ा सा दर्शकों को बताया कि आपके परिवार में कितने लोग इस फिल्म उद्योग से जुड़े हुए हैं, जिससे सारे लोगों को पता चले। अभी तक तो पता था कि राजू जी और आप बस इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। राजू जी के बाद मैं आया बम्बई के बाद मेरा भतीजा आया, बड़े भाई का बेटा, जो भाई साहब हमारे लखनऊ में रहते हैं, उनका बेटा है कुशल, तो वो आया। फिर वो डायरेक्टर हो गया। फिर मेरे ख्याल से दर्शकों को मैं बता दूं कि राजू जी की जो डॉटर है अंतरा श्रीवास्तव, वो भी एक बहुत अच्छी डायरेक्टर है। वो वेब सीरीज वगैरह बना रही है और हमारे घर में भी होम प्रोडक्शन है, तो जाहिर सी बात है वो ऐड वगैरह वो मुंबई में बनाती रहती है।
अब रही बात की, और बहुत लोग मुझे बोलते हैं दीपू जी अब तो घर में बहुत कॉमेडी होती होगी आपके घर में, आप दोनों भाई कॉमेडियन रहे हैं और वो, तो मैं बोला नहीं भैया, हम लोग भी इंसान हैं, हम लोगों के अंदर भी टेंशन होता है, लेकिन हाँ मुझे मसाला मिलता है घर से ही, ज़्यादा घर से ही मसाला मिलता है। भी मैंने 4-5 दिन पहले अपनी सगी पत्नी को पूछा, सगी पत्नी से कहा कि सुनो, क्या मैं रात को तुम्हारे सपनों में आता हूँ? तो पत्नी तो हमारी है, दोनों ने वैसे ही जवाब दिया, नहीं मैं तो रात को हनुमान चालीसा पढ़ के सोती हूँ। तो दर्शकों को लग रहा है देर से समझ में आएगा, मगर आप गौर करेंगे तो पति से दूर जाने की थोड़ा सा इन्होंने बताया कि पति हमारे इतने सुंदर दही है कि हनुमान जी का वो बातों बातों में निकलता है। तो रेत माफिया एक बहुत अच्छी वेब सीरीज इनका, जैसा कि ये बता रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें, आपने बताया कि स्ट्रगल के टाइम में सुनील पाल जी काफ़ी आज के वर्तमान कलाकारों को रोस्ट करते रहते हैं। उस समय की परिस्थिति में और अब की परिस्थिति में सुनील पाल जी से आपके संबंध और कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा ब्रीफ करें। सुनील पाल को मैं जानता हूँ 97 से, और उसका बैकग्राउंड भी मालूम है हमें, सारे कॉमेडियन का बैकग्राउंड मालूम है, क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ 35-40 कॉमेडियन की हिस्ट्री है जी। कौन सा कॉमेडियन किस गांव में रहता है, किस शहर में रहता है, कहाँ काम कर रहा है, आज वो कहाँ है, सब मेरे दिमाग में है, क्योंकि मेरी एक इवेंट कंपनी भी है जी। मैं सभी को यहाँ वहाँ प्लेबैक सिंगर को, कॉमेडियन को भेजता रहता हूँ यहाँ वहाँ। सुनील पाल बहुत पुराना दोस्त है, बहुत पहला ही दोस्त वही है, वो स्ट्रगल टाइम का। हम लोग एक समोसा में दोनों लोग खाते थे, क्या एक चाय 2 रुपए की लेते थे, फिर हम लोग आधी पीते थे 97 में। तो फिर हम लोगों ने साथ साथ पेजर खरीदा, साथ साथ स्ट्रगल चालू हुआ, बस से, लोकल ट्रेन से, ये मुंबई में करते रहे। अब ऐसा नहीं कि राजू जी वहाँ रहे हैं थे तो हमें संघर्ष नहीं करना पड़ा। मेरा ही मानना है कि आप किसी के भी भाई या बेटे हों, अगर आपके अंदर टैलेंट और किस्मत दोनों नहीं है तो आपका सफल होना मुश्किल होता है जी। आप बहुत सारे फिल्म एक्टर के बच्चों को ले लीजिए, सन को, ज़रूरी नहीं कि वो सुपरस्टार हो जाए वो। तो मेरा ही मानना है कि 60% किस्मत और 40% मेहनत, ये होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज़ आप किसी के भी भाई या बेटे हों, उससे बहुत ज़रूरी नहीं कि आप सक्सेस हो जाएं। पहले के कॉमेडी एक्ट करने के लिए, स्टेज परफॉर्मेंस करने के लिए, और अब के कोविड के पहले और कोविड के बाद में कितना अंतर आया है, क्योंकि डिजिटल जमाने में आजकल स्टैंड अप कॉमेडियन का जो एक रुतबा था वो एक अलग चेंज हो गया है। लोग ओपन माइक करने लगे हैं, कुछ मोबाइल्स पे आ गए हैं, तो कितना सारा चेंजेस आया है। हम लोगों को कंटेंट में कितना फर्क आया है। हाँ, अभी हम लोगों को बहुत चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। डिजिटल ज़माना है, आज हम जो जोक सुनाते हैं, अगर स्टेज पे सुनाएंगे कोई भी जोक, तो पता लगा पब्लिक को पहले से मालूम होता है, क्योंकि व्हाट्सएप पे पूरा घूम चुका होता है। पहले हम लोग होमवर्क करते थे, किताब खरीदते थे, जोक की किताब खरीद लाते थे 10 रुपए की, 5 रुपए की, 20 रुपए की, उसमें मेहनत करते थे, उसमें मसाला मिला के हमको सुनाते थे। आज हमें, अच्छी बात है कि जोक मिलते भी हैं हमें, लेकिन जोक मिल तो रहे हैं, लेकिन जैसे उसको सुनाना शुरू करते हैं पब्लिक को उसको आगे का जोक मालूम होता है, तो उससे मेहनत अब और ज़्यादा बढ़ गई है। टैलेंट तो उतना ही है, हर एक को टैलेंट उतना ही होता है, लेकिन हम लोगों की जिम्मेदारी और मेहनत और हम लोगों की और बढ़ गई है। कपिल आपके बाद आए हैं और उन्होंने लाइमलाइट बहुत प्राप्त की और उतनी बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि भी प्राप्त कर ली है। तो कपिल के और आपके संबंध कैसे हैं, क्योंकि राजू जी को तो वो गुरु मानते थे, उनके चरण छूते थे, और कैसा उन लोगों का ट्यूनिंग था, और थोड़ा सा उनको लेकर के। कपिल शर्मा, सुदेश लहरी, ये हमारे पड़ोसी हैं, और जॉनी लीवर जी हमारे पीछे वाले बिल्डिंग में रहते हैं, कपिल बगल में है, सुदेश लहरी साथ पास में ही है। तो हम लोग महीने में एक बार मिलते रहते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, मिलते हैं, सारे कॉमेडियन मिलते हैं, सब लोग अपना दुख सुख बताते हैं, काम बताते हैं। कपिल शर्मा मेरे ख्याल से 2007 या 8 में आए थे, लाफ्टर 3 में। हम लोग लाफ्टर फर्स्ट में ही आ गए थे 2005 में, वो 2008 में आए, लाफ्टर 3 में आए। अच्छा कर रहे हैं। तो मैं तो मजाक में ये बोल देता हूँ कि भाई मैं कपिल शर्मा से बड़ा हूँ, मैं कपिल शर्मा से बड़ा हूँ, बड़ा कलाकार हूँ। तो कोई बोला कपिल शर्मा से बड़ा, अरे बाबा मैं हाइट में बड़ा हूँ, कम है ना उसकी हाइट, कम है। और बड़ा कलाकार कौन होता है? बड़ा कलाकार वही होता है जिसको 4 लोग जानते हैं। माँ कसम, मुझे मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता मुझे जानते हैं। तो ये बड़ा अच्छा आपने सुनाया दर्शकों को हमारे। और अभी जो मैंने अभी बात की कि डिजिटल में जो ओपन माइक हो गए, कुछ डबल मीनिंग्स ऐसे लाफ्टर आ गए, जिसपे अभी सुनील पाल जी ने एक ऑन
चैनल ऑन एयर उन्होंने रोस्ट भी किया था शायद फारूकी को, हाँ। जो गए हुए थे। और तो आप इसको कैसे देखते हैं कि ये जो वल्गरिटी समाज में फैल रही है, जैसे आप लोग हेल्दी एक कॉमेडी करते थे, मगर आज के दौर में जो वल्गरिटी वाली पेश आती है तो वो बच्चों पे एक गलत इम्पैक्ट जाता है और रूप बदल गया है। हम लोग ये डिजिटल कॉमेडी हम लोग को पसंद नहीं आती है, ना हम लोग लाइक करते हैं, ना हम लोग उस जोनर के हैं, क्योंकि हमें राजू जी और हम या हमारा परिवार ऐसी चीज़ को हम लोग पेश करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी वो टीवी ऑन करें, वही चीज़ चले तो देखें। वो ये नहीं कि हमने खड़े होकर जोक सुनाया तो हमारा बच्चा सर से नीचे मुंह करके झुका ले, वो डबल मीनिंग चल रही है। तो राजू जी ने हम सबको यही सिखाया कि साफ़ सुथरी कॉमेडी करो, साफ़ सुथरी कॉमेडी से भी लोग हंस सकते हैं। तो वो एक्चुअली वो राजू जी तो हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं फिल्म विकास परिषद के उत्तर प्रदेश के, तो उनकी यही कोशिश होती थी कि वो यहाँ सरकार को भी यही बोलते थे कि भाई साफ़ सुथरी फिल्म बने, डबल मीनिंग ना हो, लोग परिवार के लोग देखें। अभी जैसे मिर्ज़ापुर टाइप जो फिल्म होती है तो राजू जी को बहुत गुस्सा लगी कि भाई ये फिल्म कैसे बन रही है। उन्होंने कंप्लेंट किया यहाँ सरकार को कि भाई इसमें भी कुछ सेंसर होना चाहिए, वेब सीरीज़ में भी, कि हम पता लगा देख रहे हैं अचानक बच्चा कमरे के अंदर आ जाए तो हम लोगों को सर नीचे झुकाना पड़ता था कि वो डायलॉग चल रहा है मिर्ज़ापुर का। तो उस चीज़ को हम लोग, रही बात ये कॉमेडी जो आई है आज के जो ज़माने के, आज जो जोनर जो कॉमेडी न्यू जनरेशन लाए हैं तो उससे हम लोग बचते हैं, हम लोग उनको अपने साथ नहीं रखते हैं। हमारी जो स्टैंड अप कॉमेडी की कला है वो एक प्योर स्टैंड अप वाली है जो राजू जी ने सिखा के गए हैं लोग। 40 साल राजू जी ने दिया है देश को, हंसाने को सिखाया सबको। तो चाहे वो सुनील पाल हो, हम लोग सब लोग कोशिश करते हैं कि साफ़ सुथरी कॉमेडी हो, हेल्दी कॉमेडी हो। और हम लोग जोक आप किसी भी फंक्शन में हमें बुला सकते हैं, शादी बारात मुंडन छेदन और गृह प्रवेश एनिवर्सरी, हम लोग हर जगह फिट हो सकते हैं। अगर आप कोई ये यूट्यूबर को ले जाइए तो आप मेरे ख्याल से 25-30 साल के ऊपर वाले नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, न्यू जनरेशन सुन सकती है। और वो शादी में आप उनको कैसे बुलाएंगे? आप जाकिर खान को शादी में कैसे बुलाएंगे? राइट। किसी भी यूट्यूबर को कैसे बुलाएंगे? तो सुनेंगे नहीं। तो इसलिए हम लोग कोशिश होती है कि साफ़ सुथरी कॉमेडी हो और पारिवारिक कॉमेडी हो। अभी मैं एक दिन घर में अपना पेपर पढ़ रहा था, अखबार न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, अचानक बीवी अंदर से निकली बाल वाल ठीक करते हुई। अजय सुनिए, बोला क्या है? बोली अरे वो अपना धोबी ना, धोबी चोर निकला। मैं बोला धोबी चोर निकला कैसे? अरे उसको कपड़े दिए थे ना धोने के लिए, उस कमीने ने 2 तौलिया चुरा ली। मैं बोला कौन वाली? ताज होटल वाली कि ओबराय वाली? वाह। बोले नहीं, रेडिशन ब्लू वाली। अब आप लोगों को शायद आई थिंक पंच लाइन थोड़ा सा देर में फिर से समझ में आएगा, क्योंकि ऑलरेडी दीपू सर ने इन 2 होटलों से टॉवेल लेके आए थे। तो अभी मैं एक बार फिर से स्वर्गीय श्री राजू श्रीवास्तव जी पे आऊंगा कि उनका एक सबसे बड़ा पंच लाइन था गजोदर भैया। तो ये गजोदर भैया की क्या कहानी है, थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे तो आज की जनरेशन भी उससे रिलेट कर लेगी आपके माध्यम से। एक्चुअली हमारा जो ननिहाल है, हम लोग तो रहने वाले कानपुर शहर के हैं, बट हमारा जो ननिहाल है, मामा का घर, नाना नानी का घर, वो है उन्नाव जिले में, यूपी में। तो उन्नाव जिले में ननिहाल है। तो वहाँ के एक पुराने हैं नाई रहे हैं गजोधर, उनका नाम है गजोधर था। तो जब भी हम लोग छोटे में स्कूल जब छुट्टी होती थी गर्मी की तो हम लोग आम खाने जाते थे, तो वो जो राजू जी अब शेविंग करवा रहे हैं, बैठे हैं पलथी मार के, तो वो बकसिया लेके आते थे नाऊ गजोधर, और बकसिया रख के फिर वो चले जाते थे गाँव में तालाब में नहाने। बकसिया रख के तालाब में चले आए, मतलब वो जगह बुक कर गए कि राजू हम आ गए दाढ़ी बनाने, तुम्हारे मार नहा वहा के आए नाऊ। अब उन्होंने दाढ़ी बनाना जब राजू जी की या बाल काटना शुरू किया तो उन्होंने पूरे गांव की बताते थे बातें राजू जी को। अच्छा, खबरी थे एक तरीके से, खबरी डालते वो। उनका नाम था गजोधर। देखो राजू, उनके फलाने जो पंडिताइन के यहाँ गैया आई है, गैया बिया आई है, बछड़ा दी है, और जो ठकुराइन की जो लड़की रही है उसकी शादी हुई गई, ओके भी लड़का हुआ है, वो खेत जो है बिक गया है, वो लकड़ी कटा दिया, आरा मशीन, वो नया आरा मशीन लगवाए हैं। वो पूरे गाँव की बातें वो इनको बताते थे, तो उससे कैरेक्टर निकालते थे। फिर उसको अपना कहीं चैन उतार के दे दें, कहीं कुछ दे दें, तो वो समझ लिया था उन्होंने एक दिन राजू जी ने कि एक ना एक दिन मैं इस नाम से कमाऊंगा। आवाज़ गजोदर पूरी दुनिया में। राजू भैया के बारे में ये कहा जाता है कि उनके यहाँ बहुत सारे स्ट्रगलर आते थे, भोजन करते थे, रहते थे, उनका बहुत सहयोग किए, और कभी उन्होंने आकर के ऑन एयर या किसी चैनल में इस तरीके का प्रचार प्रसार नहीं किया है। ये बहुत हिडन जानकारी है, जहाँ से मैं थोड़ा बहुत करीबी होने के नाते थोड़ा निकाल पाया हूँ। तो बहुत लोगों की आज बहुत सारे लोग इस्टेब्लिश हैं, मगर लोगों को नहीं पता है कि उस समय राजू जी बहुत, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। वो एक उसकी इतनी सारी बड़ी अच्छी लंबी लाइन है कि बातें करेंगे तो बहुत सारे नाम होंगे।
15-20 नाम तो मेरे दिमाग में है। 97 में सुनील पाल भी नागपुर से आया था पहली बार, उसने बेल बजाया घर में, टिंग टोंग, दरवाज़ा मैंने ही खोला। अरे वाह। तो मैं शेविंग कर रहा था, दरवाज़ा खोला तो एकदम पतला सा बैग लेके, थैला, प्लास्टिक के थैले में कपड़े लेके एक जोड़ी आया था नागपुर से। तो राजू जी ने बैठाला, खाना खिलाया, बोले सब छोड़ो पहले खाना खाओ। दोपहर को आया था वो धूप में, खाना वाना खाया, फिर शाम को बोले आराम करो, 2-3 घंटे आराम किया कमरे में, दूसरे कमरे में। फिर बोले कि सुनील आज दीपू का एक प्रोग्राम है यहाँ पास में छोटा सा, जाओ साथ में देखो कैसे करता है दीपू। ये बात है 98 की। तो वो मेरे साथ गया, तब मारुति 800 कार थी, तो राजू भैया की कार थी, तो मैं चला के ले गया, सुनील को बैठा के एक शो में ले गया, रात को आया। फिर बोले घर में लाना सुनील को, छोड़ना मत रात में, हमसे बोले रात में फिर घर लाना। घर लाया, फिर खाना खिलाया, फिर उसको कुछ खर्चा दिया, फिर अपना एक कोट भी दिया, बोले इस कोट को पहन के शो करना। फिर ऐसे एहसान भाई हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते गए, फिर अपना हर तरह की हेल्प करते रहे। अभी तो राजपाल यादव की फिल्म आई थी बीच में, आता पता लापता, उसमें भी राजू जी ने हेल्प किया। तो बहुत सारी लंबी लिस्ट है वो, और अब अच्छा नहीं कि अब बताना, अब राजू जी जी। अब जैसा बताएं कि सुनील पाल जी आज अपना एक अच्छा प्रोडक्शन हाउस कर रहे हैं, उनके फिल्म में आप खुद ही काम किए हुए हैं, और अभी भी एक और फिल्म की तैयारी है आप लोगों की, उसमें भी चल रही है। सुनील पाल ने जब पहली फिल्म बनाई थी लाफ्टर चैलेंज जीतने के बाद, विनर होने के बाद, भावनाओं को समझो, 51 कॉमेडियन थे उसमें जी, सारे लोगों, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड था 51 कॉमेडियन। तो हम लोग सब थे उसमें, जॉनी लीवर, कपिल, राजू जी, सब लोग। तो हम लोग फिर पिक्चर आई, बनी, रिलीज हुई, प्रीमियर हुआ, हम लोग बैठ के देख रहे हैं, सब चेहरे गिन रहे हैं। अमेरिका से लोग आए थे गिनीज बुक वाले, तो चेहरे गिन रहे हैं, 1 2 3 4 51 चेहरे। इंटरवल हुआ, ताली वाली बजी, लाइट वाइट जली, तो एक फंक्शन हुआ, तो हम 51 खड़े थे लाइन से, कपिल शर्मा, राजू जी, जॉनी लीवर, हम, सुनील, सब लाइन से 51 काउंट किया गया। फिर सर्टिफिकेट दिया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। सुनील पाल का हौसला बढ़ गया, और फिर उसने दूसरी फिल्म बनाई मनी बैक गारंटी, उसमें भी मैं था। फिर ऐसे करते करते 7-8 फिल्में हो गई, और दर्शकों को प्यार है। बट ये है कि जो मज़ा लाइव शो में है वो मुझे थोड़ा कम मिलता है। हाँ, उसमें मज़ा कम आता है, क्योंकि अब चाहे मैं लाइव शो करने आया था कानपुर से, इसलिए मैं इसको पसंद करता हूँ। एक तो उसमें मुझे क्विक रिस्पांस मिलता है, तुरंत मिलता है, तुरंत रिस्पांस, तुरंत पेमेंट, तुरंत रिस्पांस, तुरंत पेमेंट, और सुबह की फ्लाइट पकड़ो, मुंबई वापस। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी शो करने गए हो और आपका पेमेंट ना मिला हो, और ऐसे कुछ किस्से होंगे? बहुत सारे किस्से हैं। तो पहले शुरू में पेमेंट नहीं मिलता था, पेमेंट फंस जाता था। पहले पेमेंट ये सब डिजिटल था नहीं, पेमेंट का चेक बाउंस होते थे, और दीपू जी जाइए कल दे देंगे, परसों पहुंच जाएगा। और पेमेंट कितना, 300 रुपये। अच्छा। उसमें भी बोलते थे परसों मिल जाएगा, फिर ऑफिस के चक्कर लगाते थे, वो पैसे नहीं मिलते थे या थोड़े मिल जाते थे, तो सब चलता रहता है। तो जब राजू श्रीवास्तव जी फिल्म बोर्ड के अध्यक्ष थे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, उनके साथ भी आप सहयोगी रूप में बहुत अच्छे से कार्य किए हैं और बहुत सारे बदलाव किए। अभी हाल ही कुछ खबरों से पता चला है कि आप राजनीति में भी सक्रिय हैं, और ये सूचनाएं लोगों तक नहीं है, मगर मैं बताना चाहूँगा कि जल्दी दीपू जी को आप राजनीति में उतरते हुए देखेंगे, और फिलहाल उस पर थोड़ा सा कुछ प्रकाश डालेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा दर्शकों को। नहीं, मतलब ज़्यादा प्रकाश ना डाले, थोड़ा प्रकाश रहे तो ठीक है। जी। नहीं तो हमारा घर का नौकर है प्रकाश, वो नाराज हो जाएगा। तो ठीक है, जो चीज़ होता है समय समय पे होता है, अच्छा लगता है, हमारे दर्शक को खुद ही मालूम पड़ जाएगा। और मैं जुड़ा हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़ा हूँ, और उनके लोगों से जुड़ा हूँ। हमारे सब शुभचिंतक हैं, पहचान के लोग हैं, हमारे फ़ैन हैं, क्योंकि मैं सभी के ज़िलों में मैं महोत्सव करता रहता हूँ, प्रोग्राम करता रहता हूँ। तो बड़े बड़े अधिकारी भी हमारे संपर्क में रहते हैं, और जो मिनिस्टर वगैरह वो भी संपर्क में रहते हैं। तो जो भी होगा अच्छा ही होगा, और बहुत जल्दी हमारे दर्शक देख लेंगे जो भी होना होगा। क्या सिर्फ संपर्क में है, या कभी चुनाव भी लड़ना है, या राज्य मंत्री बनने की कोई कुछ ख्वाहिश है, या अभी जो चुनाव हो रहा है उसमें कोई सरकार ने आपको ऑफर किया है कुछ टिकट? ऐसा नहीं, टिकट ऑफर तो नहीं किया, और मैंने सोचा नहीं कि टिकट मिले ही तो मैं सांसद बनूं या विधायक बनूं। जो भी सरकार जिम्मेदारी देगी हम उसको बखूबी निभाएंगे, और जिम्मेदारियों से झेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, उससे क्योंकि रूबरू होना, और कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं कि हमें सांसद बनना है, विधायक बनना है। लेकिन हम जो भी कर रहे हैं अपने पैरेलल कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री वाली लाइन और राजनीति वाली लाइन दोनों साथ चल रही है, और जो भी हमें सरकार देगी जिम्मेदारी हम उसको निभाने के लिए तैयार। अगर पार्टी की बात करें तो पार्टी क्या बीजेपी ही पसंद है? क्योंकि इसमें एक सवाल है, राजू श्रीवास्तव जी को अखिलेश जी ने नहीं, माननीय
नेताजी ने हाँ, क्या नाम है, यश भारती सम्मान दिया था। प्लस उसके बाद ये भी कहा था कि क्या नाम है, आप चुनाव लड़ें, डायरेक्ट टिकट के लिए ऑफर नेताजी ने खुद कॉल किया था। तो मगर अब न जाने क्या हुआ कि उन्होंने अपना सपा ज्वाइन नहीं किया और अचानक से बीजेपी ने उनको हायर किया और उनको बनाया। तो अभी आप नेताजी के संपर्क में रहे, या नेताजी की, राजू जी की कोई आप ऐसी कहानी बताना चाहें जिससे लोगों को और अच्छा लगे? अभी बीच में जब सन 2012 में राजू जी को जब टिकट ऑफर हुई, 13 में, एक साल पहले, बताइए किसी सेलिब्रिटी को एक साल पहले लोकसभा का टिकट नहीं मिलता है, बट राजू जी को एक साल पहले माननीय मुलायम जी ने टिकट दे दिया था कानपुर से सांसद की। तो लोग हिल गए कि यार एक साल पहले सेलिब्रिटी को टिकट मिल गई, लोगों को 2 महीने पहले मिलती, 1 महीने पहले मिलती, बट चाहते थे राजू जी उनके, तो टिकट मिल गई। लेकिन बाद में फिर लोकल सपोर्ट ना मिल पाने के कारण राजू जी ने सन 2014 का लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले टिकट माननीय नेताजी को बोल के वापस कर दी थी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा क्योंकि मुझे लोकल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। वो जो दूसरे पार्टी के लोग थे वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। शिकायत किया पहले 2 बार, उसके बाद टिकट वापस कर दिया। जैसे टिकट वापस किया उसके रात में ही मैसेज आ गया बीजेपी से, टीवी में जैसे ही न्यूज़ आई, ब्रेकिंग न्यूज़ कि राजू श्रीवास्तव ने लोकसभा की टिकट वापस की कानपुर से। फ़ौरन रात को बीजेपी पार्टी से ऑफर आया, मैसेज आया, सुबह राजू जी दिल्ली गए और वहाँ उनको बीजेपी में शामिल कर लिया गया। अभी जैसा आप सक्रिय हैं राजनीति में, अगर बीजेपी आपको किसी पद पे नहीं देती है तो क्या 27 में सपा के द्वारा, अखिलेश जी के द्वारा अगर फिर से आपको बुलाया जाता है कि सपा में आए और आप यहाँ से लड़े, तो क्या आप सपा में जाना पसंद करेंगे? सपा पार्टी के दरवाजे हम लोगों के लिए हमेशा के लिए खुले हैं, क्योंकि अभी मुलायम सिंह जी जब बीमार थे तो राजू जी, हम लोग हॉस्पिटल गए थे देखने के लिए यहाँ पर, तो सब लोग बैठे थे, तब भी वो अखिलेश जी ने बोला उस समय राजू जी को कि, तब तो राजू जी थे, अभी 2-2.5 साल पहले की बात है, बोले राजू भैया दरवाजे खुले हैं सपा के आपके लिए, आप कभी भी बोलिए, टिकट आपको लोकसभा की चाहिए मिल जाएगी, आपका घर है। तो राजू जी मुस्कुरा के सर नीचे कर देते हैं। यही चीज़ राजू जी को लालू जी बोले पटना में कि राजू जी जब भी आपको ऐसा लगे कि लड़ना है हमारी पार्टी से तो आपको लोकसभा की टिकट मिल जाएगी। तो इससे ये लगता है कि सब चाहते हैं राजू जी के सब लोग, और राजू जी सबके फेवरेट हैं। और हमने अभी ऐसा नहीं कुछ सोचा है कि हम किस पे जाएंगे किस पे नहीं, लेकिन अभी जब तक रुझान और पार्टी अच्छी है, बीजेपी अच्छा काम कर रही है, काम करती रहे और आगे देखते हैं। अभी तो मैं बीजेपी पार्टी से जुड़ा हूँ और जैसी जिम्मेदारी मिलेगी निभाएंगे। जैसा आपने बताया राजू जी हॉस्पिटल में एडमिट थे तो सभी ने पूछा, एक सूचना निकल के आती है कि जब राजू जी हॉस्पिटल में थे सेलफोन आपके हाथ में था और करीब देश विदेश से लगभग आपके पास, मुझे सही आंकड़ा तो नहीं पता, 10,000 से ज़्यादा आपके पास मिस कॉलें पड़ी थी और देश के बहुत बड़े बड़े लोग डायरेक्ट पूछते थे। अमिताभ जी हर पल हर एक घंटे में राजू जी का हालचाल लेते थे। ये कहाँ तक वो एक बड़ी दुखद भरी है घटना, क्योंकि वो जो 40-42 दिन हम लोगों ने काटे हैं परिवार के लोग, तो पहले दिन से लेके और आखिरी दिन 42 दिन हम लोग दिल्ली में थे, एम्स दिल्ली, और हमारे बड़े भाई वहाँ रहते हैं एक द्वारका में, तो हम लोग 50 लोग हमेशा वहाँ 42 दिन रहे हैं। और उस दौरान जो भी हम लोगों ने झेला है, भगवान न करे किसी को ऐसा आए दुख किसी के ऊपर। एक टाइम खाना खाना, नींद नहीं होना, रात रात भर जागते रहना, सुबह सुबह, अच्छा हाँ, उनका जो प्रसिद्धि थी राजू जी की वो इतनी ज़बरदस्त पॉपुलर थी, वो हम लोगों को इस बार मालूम पड़ा। हम लोग उनको घर की मुर्गी दाल बराबर समझते थे, लेकिन जब उनका मोबाइल ऊपर रखो और अपना मोबाइल नीचे रखता था मैं, उनका फ़ोन साइलेंट था, तो देखा कि उसमें 12,000 मिस कॉल हैं। हमारे में 9,500 मिस कॉल हमारे में पड़े हैं। कोई मिस कॉल नहीं मारता था, बट पूरी कॉल करता था। बट अगर वो धर्मेंद्र जी एक्टर बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ धर्मेंद्र जी, तो लालू जी का फ़ोन आ रहा है, लालू जी से मैं बात कर रहा हूँ तो किसी और का फ़ोन आ रहा है, तो वो मिस कॉल बनते रहते थे। तो पूरी इंडस्ट्री, बॉलीवुड, पूरा पॉलिटिकल, पूरा मीडिया, सबके फ़ोन आते थे। बट वो जो 42 दिन हैं देश और दुनिया ने देखा, बहुत लोगों ने प्रार्थना किया। और अमिताभ बच्चन जी फ़ोन करते थे वॉइस में, तो हम लोग दौड़ के आईसीयू में राजू जी के कान में हाँ फ़ोन लगाते थे, तो वो बोलते थे, अरे भैया राजू जी उठिए भाई, देखिए अभी बहुत कुछ हंसाना है आपको, आप तो सो रहे हैं, उठिए, देखिए हम आपके घर आए हैं चाय पीने, आप तो उठ ही नहीं रहे हैं। ऐसे बार बार बोलते थे अमिताभ बच्चन, तो हम लोग कान में लगाते थे। फिर हमारे माननीय योगी जी यहाँ से फ़ोन करे तो हम लोग दौड़ के आईसीयू में गए, कान में लगाया। फिर मोदी जी का भी फ़ोन आया, भाभी से बात हुई। तो कहने का मतलब पूरा देश रो रहा था उस समय। जी बिल्कुल। और जब इन लोगों के फ़ोन आते थे तो राजू जी के अंदर की आँखें से हिलती थी, चलती थी आँख।
और जहाँ इनके फ़ोन कट जाते थे तो आँख रुक जाती थी। तो जाहिर सी बात है, लेकिन अब वो कोमा में थे। अभी तो देश ये जान रहा था कि राजू जी का इस तरीके का एक्सीडेंट हुआ जिससे ये सारी घटनाएं घटित हुई, मगर इससे पहले एक बहुत सारी ऐसी सूचनाएं हैं जो नहीं पता। राजू जी के हार्ट का ऑलरेडी पहले से ही 6 स्टैंड 6 आई थिंक सर 6 स्टैंड ऑलरेडी था, बट इंडस्ट्रीज में भी बहुत लोगों को नहीं पता था, परिवार को सिर्फ पता था। भाई दीपू श्रीवास्तव जी इस चीज़ों को बहुत नज़दीकी से जानते हैं और को संभाल के रखते थे कि वो मैसेज बाहर ना जाए, वरना काम मिलना इंडस्ट्री में थोड़ा सा कम हो जाता है, चांसेस कम हो जाते हैं। उस पे कैसे था और कैसे वो जिम करते थे, खान पान क्या था उनका, और स्टैंड राजू जी 40 साल उन्होंने दिए मुंबई को। आज उनकी 58 एज थी जब वो नहीं रहे, तो मान लीजिए 40 हटा दीजिए 58 में, तो 18 साल का लड़का पहुंचा कानपुर से मुंबई सन 82 में। सोचो कितनी मेहनत किया होगा। राजू जी ज़मीन में सोते थे, गार्डन में सोते थे, रेलवे स्टेशन पे सोते थे, प्लेटफॉर्म पे सोते थे, वो सब तो एक अलग फैक्टर है। लेकिन इतना इन्होंने मेहनत किया, मुझे लगा कि जब इनको सुख भोगने का टाइम आया तो हम सबको छोड़ के चले गए। इन्होंने बहुत कुछ सबके लिए किया है, सभी की हेल्प किया है, और 35-40 लोगों की शादियां कराई हैं और सबको हेल्प करते रहे हमेशा, परिवार को भी संभाला। तो जब ये अचानक सब हुआ, तो जब MRI वहाँ पे हुई एम्स में और ये लेटे थे, मालूम पड़ा MRI रिपोर्ट में जो देखा कि 6-7 स्टंट लगे हुए हैं, डॉक्टर गुस्सा आ गया। डॉक्टर बोले अरे ये तो 6-7 स्टंट लगे हैं, ये जिम में ये क्यों कर रहे थे, ये ट्रेडमिल क्यों दौड़ रहे थे, मना नहीं किया आप लोगों ने। तो ये जुनूनी थे, ये इनको लगता था कि ये जिम, हम लोग जिम जिम बोलते हैं, ये कोई ऐसे नहीं उठाते थे, वो सब नहीं करते, खाली ट्रेडमिल, घर पे भी ट्रेडमिल में ये 1 घंटे दौड़ते थे नॉन स्टॉप, 1 घंटे दौड़ते थे। वो तेज़ दौड़ते थे, धीरे नहीं होते थे। ये बात तो है खैर गलती कि वो डॉक्टर बोले कि भाई 1 घंटे क्यों दौड़ रहे हैं, इनको तो 5 मिनट टहलना चाहिए, सिर्फ जी वॉक धीरे धीरे लेना चाहिए। जब 6-7 स्टंट लगे हाँ तो, लेकिन ये 1-1.25 घंटे दौड़ते थे रोज। और इनको किसी ने गलत बोला होगा कि आप दौड़िए खुद तेज, तो हार्ट मजबूत होगा, पूरा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट चलेगा जी। उस चक्कर में पूरा पसीना हो जाते थे और ये तेज दौड़ते थे, तो उसी दौड़ने में ही अटैक आया था जी। ये तो बहुत दुखद घटना रही पूरे देश के लिए भी। अब बात करते हैं कि जैसा उनका गजोधर एक था मार्क, आपका कोई ऐसा संगी साथी या फिर गांव का है जिसमें आप पंच लाइन में अक्सर प्रयोग करते हैं? हमारा एक है छुट्टन। हाँ, मैंने एक दिन देखा छुट्टन को कि यहाँ पर वो टैटू बनवाया हुआ है। तो टैटू तो हमने कहा यार सब लोग बनवाते हैं, कोई भगवान बनवाता है, लेकिन उसने यहाँ पे गिटार बनाया था, गिटार। तो हमने कहा यार भगवान लोग बनाते हैं, सांप बनाते हैं, बिच्छू बनाते हैं, और ये तुमने गिटार क्यों बनवाया यहाँ पर? बोले अरे दीपू भैया इससे जो है एंटरटेनमेंट हो जाता है। तो हमने कहा ये गिटार बनाने से यहाँ पे एंटरटेनमेंट कैसे होता है? अरे जब खुजाता हूँ, जो खुजली लगता है, खुजाता हूँ तो आवाज आता है बजने लगता है। तो छुट्टन आपका बहुत मतलब बड़ा अच्छा एक ट्रेडमार्क है। जब भी लाफ्टर करते हैं तो इससे करते हैं। अभी अब नेक्स्ट आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ अगर अपने दर्शकों को बताएं, जिससे एक उत्सुकता बनी रहे आपको देखने के लिए। अभी तो बहुत जल्दी वही वेब सीरीज आएगी हमारी, रेत माफिया, दिवाली के टाइम आएगी, और उसमें अच्छे लोग हैं हमारे साथ, जैसे गोविंद नामदेव, अतुल श्रीवास्तव, सुदेश बेरी, मनोज जोशी और मैं फीमेल कैरेक्टर। तो एक बहुत अच्छी वेब सीरीज अमेज़ॉन के लिए है। फिर एक दूसरी आएगी अमेज़ॉन पे, जंगल गर्ल। अच्छा, उसमें भी पूरी मूवी है, वो आधे घंटे 40 मिनट की मूवी है। इन दोनों के बाद फिर हमारी फिल्म आ जाएगी जो मैंने अभी राजस्थान में शूट किया, और ऐसे ही कारवा चलता रहेगा। हमारा तो मेन मकसद है कि भैया हंसाना है तो हमारा दम हंसते हंसते दम निकले। ये राजू जी का भी ये कहना था कि किचन लाइव शो पहले करो दीपू, लाइव शो करो, लाइव शो से किचन चलता है, किचन सेफ रहता है। बाकी जो फिल्में आती हैं बड़ी बड़ी, वो कभी बनती हैं, कभी डब्बे में होती हैं, कभी रिलीज़ होती हैं, कभी नहीं हो पाती हैं, कभी वो फ्लॉप होती हैं। तुमने शूटिंग किया, पैसा मिला नहीं, पैसा बाद में मिलेगा, डबिंग के बाद मिलेगा, तो वो सब बहुत लंबा प्रोसेस है। तो उनका भी रुझान स्टेज शो पर ही रहता था। मेरे ख्याल से 5000 से कम तो स्टेज शो राजू जी ने किए नहीं, बहुत किए। और तो वो यही कहते थे कि यार ये उनका मूड ऑफ हो जाता था जब फिल्म के लिए कोई रोल आता था कि अरे यार ये देखो फिर आ गया, अभी हमसे 15 दिन ले डालेंगे, अब ये रिहर्सल कराएंगे, फिर डबिंग कराएंगे, पता नहीं पिक्चर लगेगी कि नहीं, बनेगी कि नहीं, सब्सिडी भी मुझसे ही मांगेंगे। तो एक काम करो, ऐसा कुछ कर दो दीपू, या मैनेजर को बोल दो कि डबल पैसे बता दो ताकि ना करना पड़े।
तो उनका वो सोच थी, बोले कि यार लाइव शो हो तो फटाफट हम करें, सुबह फ्लाइट से जाएं, वहाँ शाम को हंसाएं, पेमेंट ले, सुबह फ्लाइट से बॉम्बे आ जाएं, और उसका रिस्पांस भी तुरंत सामने पब्लिक हंस रही है। तो बोले यही तो हम करने आए थे कानपुर से। मतलब स्टेज से किचन चले। हाँ, तो हमसे भी यही बोले, यही भी मैं भी कर रहा हूँ, मैं पहली प्राथमिकता मैं स्टेज शो को ही देता हूँ। जैसा कि आपने बताया स्टेज से किचन चले, आज चैनलों पे आ रहा है मास्टर शेफ, और अब तो भारती भी कर रही है, और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो अब तो किचन से स्टेज चल रहा है। हाँ, तो इस पे क्या करेंगे तो क्या आपको मास्टर शेफ में भारती भी बुलाई हुई है? नहीं, भारती बुलाई नहीं, अभी मैं गया था, गणपति त्योहार था, हाँ, घर पे सुदेश लहरी जी, तो क्या रहते दीपू जी आइए खाना बनाइए, तो मैं कहा खाना ना बनाना औरतों का काम है, आप ही का काम है, आप करो। तो बोले नहीं अभी सब लोग कर रहे हैं, आप भी आइए। तो अब वही है पंगा कि अब वो डेट एकदम से 15 दिन 12 दिन की डेट मांग रहे हैं, तो अब हम लोगों को जो पहले से कमिटमेंट रहता है लाइव शो का, अब आज मैं लखनऊ में हूँ, कल हमारा शो इंदौर में। कल स्वर्गीय लता मंगेशकर जी की वो है श्रद्धांजलि 28 सितंबर, तो कल इंदौर में हमारा शो है, परसों हम बॉम्बे में हम शो करेंगे, उसके 2 दिन बाद गोवा जाएंगे। तो कहने का मतलब अगर हम फिल्म के लिए बैठ जाएंगे, मेकअप करके बैठे हैं, तो ये सब कैसे होगा फिर वो। जी जी जी। अभी बहुत सारे शादी वादी, हाँ शो, और ये क्या नाम है कि अभी जो शादी है आपकी, जो सबसे खतरनाक एक्सीडेंट जीवन में हुआ आपके एक शो के द्वारा ही, आई थिंक भाभी का नाम संगीता है, संगीता श्रीवास्तव, जो कि रायबरेली उत्तर प्रदेश की ही हैं, उन्होंने इनको टीवी में देखा और देन उसके बाद माता पिता से कहा कि ये वही लड़का है मेरे सपनों का राजकुमार। वो कहानी क्या थी? वही से टीवी में आया, तो उन्होंने अपने मम्मी को बात किया, मम्मी से बात हुआ, कानपुर तक बात पहुंची, तो रायबरेली से कानपुर रिश्ता आया, फिर बोला यार लड़का आप ही का है, वो खड़े होकर टीवी पे हंसाता है, एक जोक बोलता है, फिर गाने दिखाते हैं डीडी मेट्रो। तो बोले हाँ, तो फिर बात बन गई। फिर तब तक ये मामला सेट हो गया था कि राजू जी वहाँ है, तो नाम कर लेने, तो पहले इस लाइन को लोग अच्छा कहाँ समझते, अच्छा नहीं समझते। तो मैं इसी सवाल पे आ रहा था कि उस समय 25 साल पहले या 40 साल पहले इस सिचुएशन को लोग तो बड़ा अलग तरीके का नाम से संबोधित करते बट थे। हमारे यहाँ पहले राजू जी आ चुके थे तो और वो 10-15 साल निकाल चुके थे, तो इसलिए लोग समझे अच्छा है। वही बात आ गई घूम फिर के कि राजू जी को बहुत मार पड़ती थी जब वो स्कूल बंक करते थे और नौटंकी में चले जाते थे, ड्रामा में चले जाते थे, जहाँ वो खाना खा रहे घर में, कानपुर में खाना खा रहे, एकदम से बगल से बारात की आवाज़ आई कान में, तो किसी रोड पे बारात जा रही किसी की, फौरन ये मुंह धो के कोट पहन के बेल बॉटम पहने वाले कहें वो दौड़ के निकल जाए, उधर जाके डांस करते थे वहाँ, और खई के पान बनारस वाला में सब अमिताभ बच्चन गाने में बारात में डांस कर रहे हैं। तो इतने वो जुनूनी थे, तो वो स्कूल ना जाए, कभी कॉलेज ना जाए, तो वो पिक्चर हॉल में बैठे रहे, तो अम्मा उनको जामे और टॉर्च वाले को बोलें कि टॉर्च मारो, सामने कहीं बैठा है तो वो टॉर्च मारे, या वो तीसरी लाइन में चौथा बैठा है आपका लड़का, तो ऐसे टॉर्च मारा पे अम्मा जाके पकड़ के उनको बाल पकड़ के लाती थी घर, तो मारती थी बैट से। तो अम्मा गुस्से में कहती थी अमिताभ बच्चन तुमको खाना दें का, पढ़ाई लिखाई गलत नहीं, हमेशा नौटंकी कर रहा, तो अमिताभ बच्चन तुमको खाना दें। जब राजू जी स्टेब्लिश हो गए, सेटल हो गए और बिग बॉस में जब आए, तो राजू जी ने अमिताभ बच्चन के सामने वही डायलॉग बोला कि उन्होंने फ़ोन करके अम्मा को कहा, राजू भैया ने, अम्मा अब हमका अमिताभ बच्चन ने खाना दे रहे हैं। हाँ, ये बात हम लोगों ने कई बार राजू जी के भी मुंह से सुनी है। और फिलहाल अभी मैं अगला सवाल यही था कि बिग बॉस से क्या आपको भी ऑफर आया था? बहुत कंट्रोवर्शियल ये रहा है शो और रियलिटी शो। तो बिग बॉस से मुझे आया था 2 साल पहले। अच्छा। तो जब राजू जी तो खैर बहुत पहले आए थे, सन 2013 में मेरे ख्याल से। तो बिग बॉस से अभी आया, लेकिन इतना उसका स्तर खराब होता जा रहा था, बीच में स्तर घटिया होता जा रहा था, तो वो हम लोगों ने उसको नज़रअंदाज कर दिया। हम लोग का भैया हम लोग जहाँ हैं वहीं ठीक है, वहीं खुश हैं, और ये बिग बॉस हमारे लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, उसमें लड़ाई झगड़ा मारपीट ये नौबत आ जाती है। पहले के जो बिग बॉस थे वो अच्छे थे, तो इसलिए मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया और उनका ऑफ़र को ठुकरा भी दिया। और अच्छा, ऑफ़र ठुकराने से याद आया, अभी मैं केबीसी में गया। अच्छा। केबीसी में 5 करोड़ रुपए का सवाल अमिताभ बच्चन ने पूछा कि आप बताइए कि 5 करोड़ का सवाल है, आप बताइए हिंदुस्तान की सबसे खतरनाक महिला कौन है? साहब मैंने 5 करोड़ रुपए ठुकरा दिए, पर नाम तक नहीं बताया। एक्चुअली शाम को घर भी जाना था। आप दर्शकों समझ गए होंगे। और थोड़ा सा समय का आज हमारा पाबंद है, क्योंकि सर का फ्लाइट है, 8 बजे की फ्लाइट है लखनऊ से इंदौर की, और 7 बजे उन्हें पहुंचना है, चेक इन करना है। तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, मैं अपने दर्शकों को हाँ एक बहुत जबरदस्त सा लाइन सर सुनाएंगे जिसपे आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा।
तो अपने सभी दर्शकों को, जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाली जनरेशन है, इस लाइन में आना चाहती है, तो मैं उनको एक दो शेर से मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि ज़िंदगी कभी मुश्किल कभी आसान होती है, आंखों में नमी होठों पे तमन्ना होती है, ना भुलाना अपनी इस मुस्कुराहट को, इसी से हर मुश्किल आसान होती है। क्या बात है, क्या बात। अगर मंजिल को पाना है तो एतबार साथ रखना, अगर मंजिल को पाना है तो एतबार साथ रखना, अगर हमारे साथ हंसना है तो भैया दांत साफ रखना। वाह 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 वाह। तो इसी के साथ हम अपना ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको हमारा स्टूडियो लखनऊ आने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। में है।